Assalamu alaikum students, how are you? Today we will be discussing about our lecture which is about the compression members. आज हमारा जो compression member का जो topic है हम इसको जो है इंशाल्लाह ताला कंक्लूड करेंगे। तो लास्टली हमने देखा कि हमने कंप्रेशन मेंबर के बारे में जो चीज़ स्टडी की, पहले तो कंप्रेशन मेंबर की जो बेसिक जो थ्योरी है उसके हवाले से हमने डिस्कशन की, क्रिटिकल लोड को डिस्कस किया और हमने देखा कि एक तो ओवरऑल बकलिंग थी, एक लोकल बकलिंग थी। हमने उस चीज़ को स्टडी किया, उसकी एनालिसिस की, मैनुअल मेथड से एनालिसिस बाय इक्वेशंस की, एनालिसिस थ्रू कॉलम लोड टेबल या आपका जो दूसरा जो टेबल 422 है उसके थ्रू की, एज वेल एज हमने डिज़ाइन भी मैन्युअली कर ली और जो हमारा जो डिज़ाइनिंग है थ्रू टेबल्स वो भी हमने प्रैक्टिस कर ली। तो आज का जो ये जो लास्ट जो सेशन है कंप्रेशन मेंबर्स का, वो हम जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे, वो जो हमारा डिस्कशन है, वी नो दैट कि आपके कॉलम की जो बकलिंग है वो आपको पता है मेजर और माइनर एक्सिस में होती है, ठीक है। मेजर और माइनर एक्सिस में जो है वो आपकी बकलिंग होती है। तो ये चीज हमने पहले ही पढ़ ली थी कि आपकी जो कॉलम थ्योरी है वो कॉलम थ्योरी क्या अज्यूम करती है कि कॉलम थ्योरी अज्यूम करती है कि आपका जो कॉलम है वो पिन एंडेड है। पिन एंडेड है मतलब उसके जो कनेक्शन है वो पिन एंडेड है, ठीक है। अगर आपके कोई और कनेक्शन है तो फिर आप उसके लिए इफेक्टिव लेंथ फैक्टर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो जो के है, वो जो आपका इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के जो हम यूज कर रहे थे, जो मॉडिफिकेशन फैक्टर था, जिसके बाद हमारी ये मतलब एक हमारी कंक्लूजन हुई कि हमारा जो एक जो फैक्टर है कंप्रेशन मेंबर में जो कंट्रोल कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ को, एक है हमारा सिलेंडरनेस रेशियो के एल अपॉन आर, ठीक है, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे थे आर वाई को देख के। जो मिनिमम जो हमारा जो वैल्यू थी आर वाई जो है ना उसको हम देख रहे थे, आर वाई या आर एक्स जो भी मिनिमम था वो हम ले रहे थे, ठीक है। और दूसरी जो चीज है वो इक्वेशंस में अगर आप देखें वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। दो चीजें जो है आपकी कॉलम की जो स्ट्रेंथ है उसको गवर्न करनी है। लेकिन कंप्रेशन मेंबर, यहाँ पर हमारा जो कंप्रेशन मेंबर के लिए जो मटेरियल है वी नो दैट वो हमारा स्टील है। तो स्टील की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम सबको पता है कि 29 एक्सपोनेंट 3 KSI, वो हमारी जो एक स्टैंडर्ड जो है ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है फॉर स्टील। इट मींस कि अब जो कंप्रेशन मेंबर की जो स्ट्रेंथ होगी, जो हम कैलकुलेशन जो हमने की है अब तक, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ई को तो हम हटा देते हैं, ई का कोई रोल नहीं है क्योंकि ई सबके लिए सेम है। बाकी जो फैक्टर है हमारा वो फैक्टर है हमारा सिलेंडरनेस रेशियो का, के एल अपॉन आर। ये जो फैक्टर है ये हमारा जो है फैक्टर उसकी स्ट्रेंथ को गवर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो मतलब के एल अपॉन आर होगा, आर वाई होगा, एक होगा के एल अपॉन आर एक्स, ठीक है। ये दोनों एक्सिस में हम सिलेंडरनेस वैल्यू चेक करेंगे। जिस एक्सिस की सिलेंडरनेस वैल्यू ज्यादा आएगी इट मींस के वो जो एक्सिस है वो गवर्न करेगा। इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जिसकी सिलेंडरनेस वैल्यू ज्यादा आएगी इट मींस के वो क्रिटिकल है बकलिंग के लिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम आएगी। जाहिर सी बात है, आपको पता है हम शुरू से ही अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को देखें, मैकेनिक्स को देखें, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो जो ज्यादा मतलब प्रोन टू फेलियर होता है, जो एक्सिस जिसमें जो कमजोर होता है, हम उसी की स्ट्रेंथ को जो है ना गवर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी आर एक्स की जो है ना स्ट्रेंथ ज्यादा है आर वाई से, लेकिन हम कहेंगे जी आर एक्स की स्ट्रेंथ नहीं है फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम के एल अपॉन आर वाई वाली जो है ना स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके उस एक्सिस की जो ना जो एक्सिस वीक होगा उसी की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे फॉर सेक ऑफ सेफ्टी, क्योंकि हमें जो उसकी जो मिनिमम जो स्ट्रेंथ है वो उसकी वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की वैल्यू नहीं लेनी, मिनिमम स्ट्रेंथ की वैल्यू लेनी है सेक्शन की, ताकि हमारा जो सेक्शन है वो सेफ रहे। इस तरह से उसकी सेफ्टी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर आप ये पिक्चर देख रहे होंगे कि ये जो है ना कॉलम है, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर है, आप इसको इस तरह कह लें। जो कंप्रेशन मेंबर की जो माइनर एक्सिस है, फॉर ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये जो माइनर एक्सिस है उस पे ब्रेसिंग दे दी है। ब्रेसिंग से मुराद यहाँ पे ये देखिए ये सपोर्ट दे दी है। वो हमने आपको याद होगा कि हमने बकलिंग मोड्स के बारे में, बकलिंग शेप्स के बारे में पढ़ा था, बकलिंग मोड्स के बारे में। तो इसका जो एन की वैल्यू है वो क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पे, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी 2 है, इफ यू रिमेंबर दैट। क्योंकि हमारा यहाँ पे ये शेप बकलिंग मोड एक ही है तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग जो हमारा लेक्चर है वो अगर याद हो तो उसमें जो एन की वैल्यू है वो हमारी 1 है इसके लिए, जिसमें एक ही बकलिंग मोड बन रहा है, एक ही बकलिंग शेप बन रहा है तो 1 है। यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी,
2 होगी। वो आपके क्वेश्चन में आपको पता है कि हम जो प्रीवियसली जो भी हमने एग्जांपल्स किए थे उन सब की जो बकलिंग मोड था वो उनका जो था वो एक ही था, दैट्स वाई वहां पर n लिखने की जरूरत नहीं थी, वरना तो हमारा जो इक्वेशन थी वो npn थी, इस तरह से इक्वेशन थी। वो आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कि n के फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले सबके लिए n1 था तो हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे थे, जबकि अब n चेंज होगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, तो आप देखें कि ये हमारा माइनर एक्सिस है, मतलब y एक्सिस है, ये हमारा मेजर एक्सिस है। अब माइनर एक्सिस की जो इफेक्टिव लेंथ है, क्योंकि माइनर एक्सिस में ये भी पिन एंडेड है, ये भी पिन एंडेड है सारे, ये हालांकि आपको दिख रहा है कि फिक्स है, याद रखिएगा कि जो फिक्स एंडेड कनेक्शन है, फिक्स एंडेड कनेक्शन मींस जहां पे रोटेशन आपकी क्या हो, 0 हो। ठीक है, आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो आपकी जो फिक्स एंडेड जो सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, उसके रोटेशन और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होती है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रोटेशन 0 नहीं हो सकती, डिफ्लेक्शन तो 0 हो सकती है। इट मींस कि इन अदर वर्ड्स ट्रांसलेट नहीं कर सकता, ये मेंबर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं जा सकता, लेकिन रोटेट कर सकता है। इस जहां पे देखो ना, ये रोटेशन है, ये रोटेशन हमारी जो थीटा ये हमारी है, रोटेट ये कर सकता है, ठीक है, ट्रांसलेट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप देखें इन रियल सिनेरियो जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें ये कंडीशन, 0 रोटेशन कंडीशन अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए स्पेशल जो ना अरेंजमेंट्स करनी होती है। ठीक है, जो नोटेबल जो थिंग है, व्हाट इज द नोटेबल थिंग, कि आप इफ यू लुक एट द माइनर एक्सिस, द इफेक्टिव लेंथ इज 13 फीट, the member is same, the shape is same, but from axis point of view, because we have provided bracing, restraining जो है वो हमने सिर्फ माइनर एक्सिस में प्रोवाइड की है, तो उस रेस्ट्रेनिंग की वजह से ये जो है वो दो हिस्सों में जो है वो उसकी लेंथ जो है वो डिवाइड हो गई है, क्योंकि वो इफेक्टिव लेंथ अब 26 के बजाय 13 फीट होगी। जबकि व्हाट इज हैपनिंग इन माय मेजर एक्सिस की जो बकलिंग है उसमें जो है वो रेस्ट्रेनिंग नहीं है उस एक्सिस की, तो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी है, 26 फीट है, क्योंकि ये दोनों पिन एंडेड है, तो टोटल लेंथ जो होगी वही इफेक्टिव लेंथ है 26 फीट। यू नो दैट कि हमारा अगर दोनों एंड अगर हमारे पिन एंडेड हो तो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर के जो है वो 1 होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो फर्दर जो चीज है वो हमने अब क्या करनी है, प्रीवियसली हम सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के लिए जो है वो चेक कर रहे थे, ये एक फर्दर जो है ना वो 3D डायग्राम में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वही वाली जो ब्रेसिंग है, आप देखिए वो ब्रेसिंग या ये वाली ब्रेसिंग प्रोवाइड की है। ये आप देखिए यहाँ पे जो है वो एक्स एक्सिस है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है, एंड दिस इज व्हाट, जेड एक्सिस। ठीक है, तो आपका जो एक्सिस है यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपका वाई एक्सिस है इसको ब्रेसिंग दी गई है। ठीक है, यहाँ पे यही केस सिनेरियो होगा जो प्रीवियसली वो लाइन डायग्राम में था, इसको थोड़ा 3D में जो है वो पर्सपेक्टिव व्यू में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए इसको रखा हुआ है। ओके, अब हमारी जो कैलकुलेशन का जो हमारा मामला होगा वो ये होगा जी कि हमने केल अपॉन, मतलब ऐसे ही कैलकुलेट नहीं करनी स्ट्रेंथ उसकी, हमने दोनों जो सिलेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करने दोनों एक्सेस के, दोनों जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो आप जब कैलकुलेट करेंगे तब कंपेयर करेंगे, जो सिलेंडरनेस रेशियो जिस एक्सिस का ज्यादा होगा वही सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू, ज्यादा वाले सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आप जो है ना जिसकी होगी उसको आप उसी एक्सिस के हवाले से जो है ना वो ऊपर आर और ये जो सारी चीजें हैं वो आप इक्वेशन में यूज करके उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, हमने जो हमारी जिस एक्सिस की सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगी वो एक्सिस गवर्न करेगा। क्यों गवर्न करेगा? क्योंकि वो एक्सिस हमें कम स्ट्रेंथ देगा। वो जो सिलेंडरनेस रेशियो है उस एक्सिस का, जिस एक्सिस का सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगा वो गवर्न करेगा, क्योंकि वो हमें लेस स्ट्रेंथ देगा, वो हमें सेफ्टी की तरफ ले जाता है। ओके, गॉट इट? ओके, तो हमारा जो इसमें जो पर्पस है इस जो इफेक्टिव लेंथ के हवाले से, ये देखिए एक एग्जांपल है, यू कैन सी हियर कि इसकी जो एग्जांपल की जो एक्स डायरेक्शन है आप देखें उस पर कोई ब्रेसिंग नहीं है, लेकिन इसकी जो वाई डायरेक्शन है जो माइनर एक्सिस है, ठीक है, उसमें हमने ब्रेसिंग दी है और 3 जगह ब्रेसिंग दी है। 24 को 3 जगह, मतलब अब इसकी पहले इफेक्टिव लेंथ थी 24 फीट, लेकिन इस ब्रेसिंग में वाई एक्सिस की जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो क्या होगी, 8 फीट हो गई अब हमारी। ओके, अब क्या होगा, अब ये होगा जी कि हमने जो इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ आर एक्स और आर वाई एक्सिस का जो रेडियस ऑफ जायरेशन है हम वो देख रहे थे। हम पहले क्या कर रहे थे जी,
आर एक्स और आर वाई को देख रहे थे, जो भी वैल्यू हमारी जो मतलब हमारी जो वैल्यू स्मॉलर थी वो लेकर हम उसको कर रहे थे। लेकिन अब हमारा जो मामला होगा वो स्लेंडरनेस रेशियो पे होगा। ओके, अब के एक्स यहाँ पे देखिए आप, के एक्स एल अपॉन आर एक्स, ठीक है। अब आप देखिए उसमें आपकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी है, 24 है। उसको हमने इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए जो है मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। और आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन क्या है, W12/58। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट भी एग्जांपल की कोई नई नहीं है। अगर आप इस पे देखें, W12/58 24 फीट लॉन्ग इज पिन्ड एट बोथ एंड्स एंड ब्रेस्ट इन द वीक डायरेक्शन, ठीक है, एट द थर्ड पॉइंट्स। मतलब L/3 मतलब 3 पॉइंट्स पे उसको जो है वो मतलब 2/3 पे जो है वो उसको ब्रेसिंग दी गई है, ठीक है। तो आपका आप इसमें ये कहते हैं कि डिटरमाइन द अवेलेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब इस सेक्शन की जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्या करें, डिटरमाइन करें। आप क्या करेंगे, आप इसका स्लेंडरनेस रेशियो चेक करेंगे। अब देखिए मजे की बात ये है, अगर ये हमारा होता नॉर्मल सिनेरियो, मतलब वाई एक्सिस में ब्रेसिंग ना होती वीक डायरेक्शन में, तो क्या होता, यहाँ पर भी आपकी जो वैल्यू होती वो 24 होती जिस तरह यहाँ पर है, और ये जो स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो वाई एक्सिस का गवर्न करता। लेकिन आपकी ब्रेसिंग की वजह से इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, ठीक है। उसकी कम होने की वजह से स्लेंडरनेस रेशियो की क्या हुई है, वैल्यू हमारी ज्यादा आ गई है। तो जिसकी मतलब कम होने की वजह से इसकी वाई एक्सिस की जो स्लेंडरनेस वैल्यू की हमारी कम आ गई है, और वाई एक्स एक्सिस की जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू जो है वो हमारी ज्यादा आ गई है। तो आपको पता है कि हमने पहले भी ये डिस्कशन किया है कि जो लार्जर वैल्यू होगी वो कंट्रोल करेगी। जी वो क्यों कंट्रोल करेगी, वी नो दैट कि वो लेस स्ट्रेंथ देगी, ठीक है। तो आपका जो टेबल 422 है, ओके, ये टेबल हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं डिजाइनिंग और एनालिसिस दोनों के लिए। ये 422 है। लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग्स। तो आप देखें कि आपकी जो एफ वाई है वो आपकी यहाँ पे जो स्टील है आपका A992 है। इट मीन्स कि एफ वाई आपकी जो है वो 50 KSI है। ओके, तो आपकी जो KL/R की वैल्यू आपको चाहिए। आपको पता है हमने पहले भी जो इंटरपोलेशन की थी, हमारा जो स्लेंडरनेस रेशियो 54.55 है। लेकिन आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो ये नंबर 54 और 55, इनके दरमियान जो है वो आपकी होनी है। आपके पास एफ वाई आपकी कितनी है, इसमें 50 KSI है। ओके, तो आपका ये जो मतलब 54 और 55 के दरमियान जो है ना वैल्यू, मतलब 24.2 और 24 के दरमियान वैल्यू आनी है। तो ये आप इंटरपोलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले आपको इंटरपोलेशन इससे प्रीवियस लेक्चर में समझाई है। उसी इक्वेशन को यूज करें एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ FCR, ठीक है। जो क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें से। तो दैट कम्स आउट टू बी 36.24 KSI, ठीक है। 36.24 KSI किसके लिए है जी, LRFD के लिए। ये जो 24.2 और 24 है ये किसके लिए है, ASG के लिए है। तो आप क्या करेंगे जी, आपके पास जो है ये जो ग्रॉस एरिया है इसका 17 है। ग्रॉस एरिया इसका 17 कैसे है, वी नो दैट कि आपका जो मैनुअल है, आप मैनुअल में जाएंगे W12/58 को देखेंगे, वहां पे आपको इसकी RX और RY दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। और आपके पास इसकी जो वैल्यू है W12/58 की, वो मैनुअल का अगर आप जाएं, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है मैनुअल की, तो उसमें 32 नंबर लिखेंगे तो दैट सेक्शन विल कम आउट, ठीक है। वहां पे आप देख सकते हैं, ये चीज हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। ओके, तो आपने इन चीजों को जो है वो वैल्यूज को वहां से देख के आपकी जो स्ट्रेंथ आई है वो कितनी आ गई जी, जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आ गई, 616 किप्स आ गई। ये किसके लिए है, ये हमारी जो है वो LRFD के लिए है। ASG के लिए कैसे, ASG के लिए आपको पता है कि आपको जो ASG की जो वैल्यू है 24.2 और 24 के दरमियान, वो इंटरपोलेशन से कैलकुलेट करनी है एंड देन जस्ट आपने उसको उसके ग्रॉस एरिया से 17 इंच स्क्वायर जो है वो उससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, that would give us the वैल्यू ऑफ अलाउबल स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखेंगे हुई हुई है कैलकुलेशन इसकी। ओके, देखिए ये आपने 24.09 वैल्यू आई है इंटरपोलेशन के बाद, और आपने इसको मल्टीप्लाई किया 17 से। देन क्योंकि ये आपको पता है ये फैक्टर्ड जो है ना वो स्ट्रेंथ है, हमने पहले इसको टेबल को डिस्कस किया है इन डिटेल, ये फैक्टर्ड स्ट्रेंथ है। ओके, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 410 किप्स आई है। अब आप देखिए कि
पहले जो सेक्शन जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले जो आपकी जो सेक्शन था जो उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ अगर आप देखें इसकी 54.55 38.25 से अगर आप कैलकुलेट कर लेते पहले तो 38.25 के हिसाब से जो इसकी स्ट्रेंथ आती, मतलब अगर आपका यहाँ पे ये मतलब अगर 8 ना होता 24 होता तो द थिंग वुड हैव बीन डिफरेंट, इसकी जो सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होती, लेकिन आपने जब वीक एक्सेस को रिस्ट्रेन कर दिया तो आपके सेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो गई है। ओके अच्छा, अब ये एक और एग्जांपल है, अगर आप इसको देखें, दिस एग्जांपल इज वेरी क्लियर। इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने हमें कहा है जी जो W16/100 एक आपका सेक्शन है उसकी FY उन्होंने दे दी है 60 KSI, ठीक है, द लेंथ इज 13 फीट और आपका जो KX है और KY है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर X के लिए और Y के लिए इन्होंने जो है वो दे दिया है डायरेक्टली, रेस्ट्रेनिंग और ये नहीं बताई। तो इन्होंने बताया कि जी जो आपका जो X एक्सिस का जो एक्सिस है वो 2.1 है और आपका जो Y एक्सिस का जो फैक्टर है वो जो है वो 1 है। ओके तो आपका जो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर इसने दे दिया डायरेक्टली एंड वी कैन यूज दैट। तो अगर आप देखें यहाँ पे कि जी आपका जो KXL/RX है वो 2.1 इंटू 13 इंटू 12 और RX की जो वैल्यू है, क्योंकि ये आप मैनुअल में जब जाएंगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट थिंग। मैं बल्कि ऐसा करता हूँ कि आपके साथ जो है वो मैनुअल जो है वो शेयर कर लेता हूँ, मेरा ख्याल है एक दफ़ा जो है मैनुअल को जो है वो हम शेयर करके आपके साथ मैं जो आई थिंक इट वुड बी अप्रोप्रिएट, थोड़ा मैं एक चीज़ वहाँ पे डिस्कस भी करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो लेट मी डू इट। ओके तो आपका ये जो W16/100 है, मैं अगर उसके पेज पे जाऊं तो उसका जो पेज है वो मैंने एक्चुअली इसको पहले से सॉर्ट आउट करके रखा हुआ है, यू कैन आल्सो डू दैट। तो उसका जो पेज नंबर है वो पेज नंबर 28 है सॉफ्ट फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देखें इसको तो W16/100 है। ओके W16/100 का यहाँ पे जो एरिया है वो आपको गिवन है, यहाँ पे वो 29.5 है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके ऊपर सी नहीं है, इसके ऊपर सी है, मतलब ये जो सी जो का आपको पता है कि वो जो लोकल बकलिंग वाला जो है वो कब हमारा जो ये शेप है वो कॉम्पैक्ट नहीं है, सिलेंडर है। तो हमारा ये शेप है W16/100, ये हमारा आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा जो शेप है वो हमारा कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो आप देखें आपका जो प्रॉब्लम है, मतलब आपका जो ये जो एग्जाम्पल है आपकी, उसमें जो W16/100 है हमारा, उसकी जो वैल्यूज हैं RX RY की, तो RX RY की वैल्यू यू नो दैट कि आप यहाँ पे सेकंड पेज पे जब जाते हैं तो ये जो W16/100 है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं इजीली। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है शेप, तो आप यहाँ पे RX और RY दोनों यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, RX जो है वो 7.1 है और RY जो है वो आपका कितना है 2.51 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से आप लेते हैं, मैं जस्ट टू रिफ्रेश योर जो है वो मेमोरीज, ये मैंने किया है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, आपने इसको प्रॉब्लम में ये सारी की सारी वैल्यूज पुट अप कर देनी है और उसके बाद जो है लेट मी करेक्ट इट, जो हमारा जो, तो आपने इसको क्या करना है, आपने ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो पुट अप कर देनी है। इसके बाद क्या होगा, आपकी जो इसको मैन्युअली सॉल्व करेंगे क्योंकि FY 60 केस है, टेबल 4-22 में नहीं है। आपको पता है मैक्सिमम जो FY की जो टेबल की जो वैल्यू, अगर आप देखें यहाँ पे पीछे मैं इसको दिखा देता हूँ, देखें यहाँ पे ये 50 KSI है, इससे ज्यादा नहीं है। तो हमारे पर जो FY है वो क्या है 60 KSI एक्स एग्जाम्पल में। तो हमें जो इक्वेशंस को यूज करना पड़ेगा, आपको पता है इलास्टिक एंड इलास्टिक बकलिंग वाला जो वो सारी इक्वेशन आपके पास मौजूद है, सेट ऑफ इक्वेशन, आप उसको यूज करेंगे तो आपके पास जो नॉमिनल स्ट्रेंथ है वो कितनी आती है 1260 किप्स आती है आपके पास। ओके इसमें LRFD ASD नहीं यूज करना, उससे क्वेश्चन ने पूछा यही है कि आप इसकी नॉमिनल स्ट्रेंथ बताएं। आपको पता है इसके बाद आपने वो जो फैक्टर है LRFD वाला यूज करना है और जो है वो ASD वाला यूज करना है। इस एग्जाम्पल ने उन्होंने जो है वो उसकी सिलेंडरनेस जो है ना वो चेक की हुई है, लोकल बकलिंग चेक की है, लेकिन हमें पता है कि इस सेक्शन के ऊपर सी नहीं था, तो ये ऑलरेडी हमारा जो है शेप वो कॉम्पैक्ट है, सिलेंडर नहीं है, ठीक है। तो जो इसकी नॉमिनल स्ट्रेंथ है वो हमारी कितनी आती है
1260 किप्स है। ओके, आप देखें कि दोनों मतलब जो एक्सिस है, मतलब अगर आपकी एक्सिस में किसी एक एक्सिस में जब रिस्ट्रेनिंग है तो हाउ द स्टोरी चेंजेस, स्टोरी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो वीक एक्सिस है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, स्ट्रॉन्ग एक्सिस है तो वो वीक बन जाता है। इसके लिए एक और डिटेल्ड एग्जांपल है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है इस हवाले से कंप्रेशन मेंबर की। वो एग्जांपल देखिए, हॉलो स्ट्रक्चरल शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, 10 6 by 5 by 16। इसकी जो आपकी जो एफ वाई है वो 46 KSI है, उसको हम एज अ शेप को एज अ कॉलम यूज कर रहे हैं। लेंथ इसकी जो है वो 15 फीट है। बोथ एंड्स आर पिंड, मतलब दोनों एंड क्या है उसकी पिंड है। देखिए यहाँ इस डायग्राम में उसकी लेंथ 15 फीट है और उसके जो एक्स एक्सिस में जो है वो कोई रेस्ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा, बाकी जो है एंड देयर इज सपोर्ट अगेंस्ट वीक एक्सिस। वीक एक्सिस में जो है ना वो हमने सपोर्ट दे दी है एट 6 फीट फ्रॉम द टॉप। 6 फीट फ्रॉम द टॉप देखें अगर आप बनती है इसकी ड्राइंग तो वो ये देखिए यहाँ पे 6 फीट फ्रॉम द टॉप। तो बाकी जो हमारी जो रिमेनिंग लेंथ है 15 - 6 तो वो कितनी बच जाती है, 9 फीट है। डिटरमाइन द डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर LRFD एंड अलाउबल स्ट्रेस फॉर ASG। ठीक है, हमने LRFD और ASG के लिए दोनों के लिए इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। दिस इज नॉट द न्यू थिंग, दिस इज वेरी इजी। हमें पता है कि हमने क्या करना है, हमने दोनों एक्सिस के लिए क्या कैलकुलेट करना है, सिलेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करना है। इसके लिए जो सेक्शन है हमारा HSS, वो जो हमारा शेप है दैट इज आल्सो अवेलेबल इन अवर मैनुअल। मैं एक दफा जो है ना वो ये शेप आपके साथ इस शेप को जो है ना वो मैनुअल, क्योंकि ये शेप जो है वो पहले हमने हमारे एग्जांपल्स में यूज नहीं किया हुआ, सो दैट्स व्हाई मैं ये जो शेप है इसको मैं आपको मैनुअल में दिखा देता हूँ इसकी चीजें, तो इसको देख लें जरा। बल्कि लेट मी कम टू द जूम जी। ये जो शेप है हमारा, ये शेप आपको पता है कि लास्ट में ही है, क्योंकि शुरुआत में आपकी जो फर्स्ट जो आपका जो पार्ट है जो मैनुअल का उसमें जो है वो आपकी W शेप से शुरुआत होती है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपका HSS जो है, HSS 10 by 6 by I think HSS 12 by 6 by, so let me confirm the shape also। शेप को देख लेते हैं एक दफा कौन सा है, HSS 10 by 6 by 5 by 16। ओके, तो ये हमारा जो शेप है HSS 10 by 5 by 16, तो दिस इज आवर शेप। लेट मी HSS 10 by 6 by 5 by 16। ओके, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये शेप है आपका HSS 10 by 6 by 5 by 16। let me annotate it। okay, now I'm comfortable। HSS 10 by 6 by 5 by 16। ओके, तो ये दिस इज द थिंग ओवर हियर। ठीक है, ये जो हमारा ये शेप है। ओके, सो अगर आप देखें तो हमारा जो इसका जो एरिया है वो कौन से कॉलम में है हमारा, बल्कि इसके जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो एक तो थर्ड कॉलम है वाई एक्सिस के लिए, और इसका जो एक ही एक्सिस है वी नो दैट। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, इसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो जो वाई एक्सिस के लिए है, तो वो आपका क्या है, वो आर वाई है, उसका वाई एक्सिस जो है वो उसके लिए। मैं इसका जरा बैक साइड पे चला जाता हूँ, और एक्स एक्सिस का जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो हमें यहाँ पर मौजूद है। देखिए 10 by 6 by 5 by 16, वो हमारा जो है वो कॉलम नंबर क्या है, वो हमारा सेकंड लास्ट कॉलम है। इफ यू लुक एट दिस थिंग, तो HSS 10 by 6 by 5 by 16 सेकंड लास्ट कॉलम है हमारा, तो 3.66 है। ओके, अगर हम नेक्स्ट में जाएं तो ये हमारा फोर्थ कॉलम है इसमें HSS 10 by 5 by 16, तो यू कैन लुक एट दिस के वो 2.47 है। ओके, बाकी जो इसका जो एरिया है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से HSS 10 by 6 by 5 by 16, वो हमारा एरिया कितना आ रहा है, एरिया इज द थर्ड कॉलम आफ्टर द शेप, तो 10 by 6 by 5 by 16 तो 8.76 है। सो दिस इज वेरी इजी, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द मैनुअल। ठीक है, जस्ट टू रिफ्रेशन योर मेमोरी। ओके, तो आपका जो ये जो शेप है, इफ यू लुक एट दिस शेप, तो उसमें आपका देखिए अगर आप तो HSS 10 by 6 by 5 by 16 8.76 है, 3.66 सेम वैल्यूज आर हियर। ठीक है, तो और उसमें जो है वो C नहीं लिखा हुआ, आपने देखा है उसमें C नहीं लिखा हुआ, तो इट मींस कि वो हमारा शेप जो है वो कॉम्पैक्ट है।
तो आपने क्या किया जी, आपने इसको जो है वो इफेक्टिव लेंथ जो है एक्स एक्सेस की वो जो है वो 15 है आपकी, और वाई एक्सेस की जो है वो 9 है। एक चीज यहाँ पे ये नोटेबल है, आप इसको नोट करें कि देखें आप ये वाई एक्सिस में आपकी इफेक्टिव लेंथ जो है ना वो एक्चुअली बन कितनी रही है, वो आपकी 2 बन रही है। कौन सी बन रही है भला? 9 है एक, और एक आपकी क्या है 6 है। तो आप क्या करेंगे, कौन सी लेंथ लेंगे? जो लेंथ आपकी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है जो लेंथ ग्रेटर होगी वो ज्यादा सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू देगी, तो हमने सेफ साइड की तरफ जाना है। तो ब्रेसिंग वाले पोजीशन में भी लास्ट जो एग्जांपल्स थे उनमें सबकी इक्वल लेंथ थी, लेकिन यहाँ पे लेंथ इक्वल नहीं है। तो याद रखिएगा, तो उस एक्सेस की जो सबसे कम लेंथ है वो आपने लेनी है, सॉरी जो सबसे ज्यादा लेंथ है उस एक्सेस की ब्रेसिंग के बाद, तो वो आपने लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो 9 फीट ले ली है। ओके, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने इसके जो आपके जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, आपने उसके सिलेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर लेने हैं। देन आपने क्रिटिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, क्योंकि एफ वाई जो है वो इसकी अगेन 60 के एस आई है, ठीक है 46 सॉरी के एस आई है। तो चले आप इक्वेशन यूज करें टेबल, दैट डजंट मेक एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप इसकी जो नॉमिनल जो आपका जो लोड है इसका पी एन वो कितना आ गया आपका 342.4 किप्स। मैं ज्यादा इक्वेशंस में नहीं जा रहा, क्योंकि यू वी नो दैट कि ये सारी प्रीवियस चीजें हमने स्टडी कर ली हैं। ठीक है, तो जो हमारा 5CPN जो है वो हमारा LRFD की जो अलाउबल स्ट्रेंथ है वो हमारी फैक्टर ऑफ 50.9 है। उसके बाद हमारी जो स्ट्रेंथ आती है वो 308 किप्स आती है, एंड ASG के लिए जो है वो 1.67 है, तो वो 205 किप्स हमारी स्ट्रेंथ आ जाती है। So this marks the end of our compression part of the course. compression के हवाले से जो भी हमारी डिस्कशन थी वो इस लेक्चर में हम कंक्लूड करते हैं। ओके, होपफुली आप लोगों को चीजें कंप्रेशन मेंबर की एनालिसिस, डिजाइन, या ये जो हमारा जो फर्दर जो हमने इफेक्टिव लेंथ पे जो बात की है कि मेजर और माइनर एक्सिस में अगर रिस्ट्रेनिंग हो तो उसको कैसे डील करना है। ओके, तो आई होप कि आप लोग जो है वो इस चीज को समझ गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी anytime via email, message, or comments on YouTube, whatever means do you have. Okay, thanks a lot, thank you.